हेलो फ्रेंड्स। कल हमने पीजीटी के बारे में कुछ पढ़ा था। पीजीटी से रिलेटेड ज्योग्राफी के बारे में कुछ पढ़ा था। ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पढ़ी थी। हमने कल कल हमने उपसौर अपसौर के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ा। 21 जून 22 दिसंबर का क्या संबंध होता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर में क्या संबंध होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम शुरू करेंगे लोकल टाइम कैलकुलेशन, स्थानीय समय गणना। तो मैं जान रहा हूँ आपकी तैयारी जो है बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए 5 दिन रह गए हैं। 5वें दिन एग्ज़ाम ही है आज के बाद से, और पीजीटी का एग्ज़ाम भी नज़दीक ही है। तो बहुत बहुत आप लोग को बेस्ट ऑफ लक है कि आप जो है बेहतर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सन 1884 में हुए अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन के दौरान स्थानीय समय गणना के मानक स्थापित किए गए। ठीक है, 1884 में क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन हुआ, और उसमें जो है स्थानीय समय गणना के मानक स्थापित किए गए। देखिए, हर देश का जो है एक अपना एक ऐसी देशांतर रेखा होती है जिसको वो लोग एक मानक मान लेते हैं, और उस मानक के आधार पे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, जो देशांतर रेखा है, उसको हमने मानक माना है, और उस हिसाब से हमारे पूरे भारत में जो है टाइम जोन बनाया गया है, टाइम देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ टाइम जो है देखा जाता है। तो ऐसे ही हर देश के अपने अपने मानक हैं। इस सम्मेलन के दौरान ग्रीनविच से पास होने वाले देशांतर को मध्याह्न रेखा कहा गया। इसमें क्या कहा गया, जो ग्रीनविच रेखा है ब्रिटेन में, वो जो है उसको देशांतर रेखा माना गया। इसी को क्या माना गया, मध्याह्न रेखा माना गया। आगे है तीसरा पॉइंट, ग्रीनविच के स्थानीय समय को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना गया। इसी को क्या माना गया, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। सभी स्थानों के स्थानीय समय ग्रीनविच के स्थानीय समय के सापेक्ष निकाले जाते हैं। जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। स्थानीय समय गणना के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले चरण, देखिए क्या क्या करते हैं। आपको किसी जगह का समय निकालना हो तो पहला स्टेप क्या होता है, दोनों स्थानों के मध्य देशांतरी अंतर निकालें। ठीक है, दोनों जैसे 5 डिग्री देशांतर पे है, 10 डिग्री देशांतर पे, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो पहले क्या निकालना है, अंतर निकालना है दोनों। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों स्थानों के मध्य घंटों का अंतर निकालें, उनके बीच कितने घंटे का अंतर है, और घंटों को जोड़ने या घटाने का निर्धारण करें। ठीक है, फिर चौथा स्टेप है स्थानीय समय की गणना करना। अब क्या होगा, इसके आधार पर स्थानीय समय की गणना हो जाएगी। प्राइम मेरिडियन, वह स्थान जिससे मध्याह्न रेखा गुजरती है। ये देखिए, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम मेरिडियन जहाँ से ये रेखा गुजरती है, कौन कौन से है देख लेते हैं। यूरोप में देखिए कौन कौन से है, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अंटार्कटिका। तो देखिए, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, तो इसमें ये जो ऊपर वाले हो गए ये क्या हो गए, ये सब यूरोप से हैं। इसके अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो और अंटार्कटिका, ये तो इधर आ गए। इधर 8, ये 4 से लेकर 8 तक क्या हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई ये। ठीक है ना, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, ये अफ्रीका में आते हैं। यूके, फ्रांस, स्पेन यूरोप में आते हैं, और ये अंटार्कटिका। तो ये भी याद करना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि प्राइम मेरिडियन जो है किस देश से होकर गुजरती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 8 है, 9 अंटार्कटिका, 9वां है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए। लोकल टाइम कैलकुलेशन 24 घंटे 360 डिग्री, 1 घंटे 15 डिग्री, 4 मिनट 1 डिग्री। अब कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करोगे। भाई 24 घंटे मतलब 360 डिग्री जब सुई पूरी घूमती है घड़ी की, तब जाके 24 घंटे होते हैं। तो 1 घंटा कैसे निकलेगा, 24 से डिवाइड कर दो, 15 डिग्री आ जाएगा। और फिर क्या होगा, 1 घंटे के बराबर 60 मिनट होता है, तो ये 4 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री का मान कितने हो गए, 4 मिनट। अगर आपने 10 डिग्री चला तो कितने मिनट चले आप, 40 मिनट। तो आप अभी मान लो 1 डिग्री पे हो और 10 डिग्री पे पहुंचे, तो 40 मिनट का अंतर आ गया। जो भी टाइम हो उसमें 40 मिनट ऐड कर दो। इस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करना और टाइम को जानना है। आगे चलते हैं। स्थानीय समय गणना के लिए सभी देश से सबसे पहले अपना मानक देशांतर निर्धारित करता है। ठीक है, मानक देशांतर निर्धारित करेगा। फिर अगला पॉइंट है कि भारत ने 82.5 डिग्री इस देशांतर को अपना मानक देशांतर निर्धारित किया है, इसलिए भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है हमारे भारत का
मानक समय। भारत का मानक देशांतर निम्न राज्यों से होकर गुजरता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 स्टेट हैं, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से भारत का मानक समय गुजरता है। इन राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। विश्व के विभिन्न देशों में प्रयोग लाए जा रहे कालखंड। फ्रांस में 12 होते हैं, यूएसए में 11, रसिया में 9, यूके में 8, ऑस्ट्रेलिया में 8, कनाडा में 6 और इंडिया में 1। ठीक है, इन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो है कालखंड का निर्धारित किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी तक हमने टाइम की बात की, ये डेट लाइन की बात है। ये देखिए, आप फिगर में देख रहे होंगे 1, 2, 3, ये 3 जगह जो है ये मुड़ी हुई है। इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंटरनेशनल डेट जो लाइन है वो कितनी जगह ये विखंडित हुई है। एक जगह यहाँ है, ये दूसरी जगह, पहला क्या है इस साइबेरिया में, दूसरा क्या है एलुसियन आइलैंड और तीसरा प्रशांत महासागर द्वीपीय देश। ठीक है, तो ये 3 जगह से क्या है विच्छेदित हुई है। ठीक है, और ये देखिए इधर सैटरडे है और इधर संडे है। जैसे इस लाइन को क्रॉस करके ईस्ट में आएंगे सैटरडे हो जाएगा, इस लाइन को क्रॉस करके वेस्ट में जाएंगे तो संडे हो जाएगा। ये थी इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पर। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि 180 डिग्री देशांतर के समांतर चलती है तथा इस रेखा को पार करने पर तिथि में चेंज आ जाता है, तिथि में बदलाव आ जाता है। इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक तिथि बढ़ जाती है। अगर आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे, पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक तिथि बढ़ जाती है, तथा पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो एक तिथि कम हो जाती है। अब आप सोच के बताना कि आपको फायदा किसमें है, पश्चिम जाने में या पूरब जाने में। अगला पॉइंट है, रेखा अपने मार्ग में 3 जगह विचलित होती है। देखिए डेट लाइन जो अभी ऊपर मैंने दिखाया फिगर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बता रहा है इस साइबेरिया जो कि रसिया में, वहां पे एलुसियन द्वीप जो कि यूएसए का पार्ट है वहां पे, और प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश, ये 3 जगह से क्या होती है विचलित होती है। अभी मैंने फिगर में आपको दिखाया था। इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। घनत्व इसका क्या होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये पूछता है क्वेश्चन, पृथ्वी का घनत्व कितना है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, शनि हमारे सौरमंडल का सबसे निम्न घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है, 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भूकंप विज्ञान की सहायता ली जाती है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस अपकेंद्र कहते हैं। ठीक है, वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं अपकेंद्र कहते हैं, फोकस। पृथ्वी की सतह पर, अगला पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो कि फोकस के ऊपर लंबवत स्थित होता है तथा जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है वह अभिकेंद्र कहलाता है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन पूछता है, इसे ध्यान में रखेंगे। अपकेंद्र अभिकेंद्र, अपकेंद्र पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे अपकेंद्र कहते हैं, और जहां सबसे पहले महसूस किया जाता है पृथ्वी की सतह वह बिंदु जो फोकस के ऊपर लंबवत स्थित होता है जहां, तथा जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे हम अभिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। अगला पॉइंट, पृथ्वी के भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगें पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से गुजरते हुए सतह पर पहुंचती हैं। ये वेव्स भूकंप तरंगें कहलाती हैं तथा इनका उपयोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, इन तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए एक विशिष्ट उपकरण का यूज किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड ये एल वेव्स। ये 3 प्रकार की तरंगें जो हैं उत्पन्न होती हैं। तो पी वेव्स में क्या है देखते हैं। पी तरंगे, इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है क्योंकि भूकंप के दौरान सबसे पहले यही तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तरंग केवल पृथ्वी की सतह के नीचे चलती है। दूसरा पॉइंट था कि ये तरंग केवल पृथ्वी की सतह के नीचे चलती है। तीसरा पॉइंट, सभी भूकंप तरंगों में ये तरंगे सर्वाधिक गति से चलती है। जितने भी तरंगे PSL सबसे तेज गति PA की होती है। ये तरंगे ठोस व द्रव माध्यम दोनों में चल सकती है, सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलती हैं। ये माध्यम का घनत्व बढ़ने के साथ साथ इन तरंगों की गति भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएगा ये तरंग
और डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल, लेटीट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूडनल है, ध्यान रखिएगा। साइडोजोन छाया क्षेत्र, इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी की सतह पर वह क्षेत्र जहां सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगे रिकॉर्ड नहीं की जाती, छाया क्षेत्र कहलाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां की रिकॉर्ड को हम नहीं ले सकते, ठीक है। छाया क्षेत्र का निर्माण बाहरी कोर के द्रव अवस्था में होने पर होता है। पी तरंगों के लिए 103 डिग्री से 142 डिग्री का क्षेत्र छाया क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम गणना नहीं कर पाते। एस वेव्स, इन्हें द्वितीय तरंगे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, केवल पृथ्वी की सतह के नीचे चलती है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। अब ये देखो क्वेश्चन पूछ देता है कि पी वेव्स जो है ठोस माध्यम द्रव माध्यम दोनों में चलती हैं, या केवल द्रव में चलती है, या केवल ठोस में चलती हैं। तो अभी हमने पढ़ा पी जो है वेव्स वो ठोस और द्रव दोनों में चल सकती है। एस वेव्स केवल ठोस माध्यम में चलती है। माध्यम का घनत्व बढ़ने के साथ साथ इन तरंगों की गति भी बढ़ती जाती है। प्राइमरी में भी मैंने पढ़ा पी वेव्स भी जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा उसका वेग जो है बढ़ता जाएगा। वैसे ही एस वेव में भी जैसे जैसे वेग बढ़ेगा, जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा उसका वेग बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट है, ये अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। ये देखिए ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। एस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र 103 डिग्री और इससे आगे का क्षेत्र है 103 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये इसके छाया क्षेत्र हैं। एल वेव्स, इन्हें लव तरंगे कहते हैं। लव वेव्स कहा जाता है, लव वैज्ञानिक नाम थे, उन्हीं के आधार पर पढ़ा है। दूसरा पॉइंट है, केवल पृथ्वी की सतह पर चलती है, केवल पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। इनकी गति पी और एस तरंगों के मुकाबले कम होती है, परंतु पी और एस तरंगों के मुकाबले अधिक दूरी तक जाती है। देखो इनकी तरंग, इसकी जो है स्पीड तो कम होती है, लेकिन पी और एस तरंगों के मुकाबले जो है ये अधिक दूरी तक जाती है तथा सर्वाधिक विनाश उत्पन्न करती है। ध्यान देना, पी जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों में चल सकता है और स्पीड सबसे ज्यादा होती है। एस की जो है पी से थोड़ी कम होती है, ठीक है, लेकिन वो केवल ठोस में गति करती है। और एल जिसकी सबसे कम होती है लेकिन यही सबसे ज्यादा विनाश करती है। ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि सर्वाधिक विनाश जो है पृथ्वी पर किससे होता है, तो क्या बताओगे आप, लव वेव से, एल वेव्स। अगला पॉइंट है, यह ट्रांसफर वेव्स का उदाहरण है। ये भी ट्रांसवर्स वेव्स का उदाहरण है और एस तरंग भी ट्रांसफर वेव का उदाहरण है। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग, भूकंप तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना से जुड़े अनुमान। क्या अनुमान है? पहला, क्योंकि भूकंप तरंगे सीधे मार्गों में नहीं चलती अपितु वक्राकार मार्गों में चलती हैं, इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व समान नहीं है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे पी और एस वेव्स अलग अलग गति से चलती हैं। अगला पॉइंट है, गहराई बढ़ने के साथ इन तरंगों की गति बढ़ती जाती है तथा सतह के नीचे 3 स्थानों पर उनकी गति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अतः इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी का घनत्व भी बढ़ता जाता है तथा घनत्व के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पृथ्वी के अंदर क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, वो इन तरंगों के आधार पे वैज्ञानिकों ने एक मुआयना लगाया है। एक मतलब अंदर क्या चीजें हैं और क्या गतिविधियां होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये देखिए फिगर बना हुआ, फिगर जरूर देख लें आप लोग, इसमें दिखा हुआ है जोन के बारे में, ठीक है। पी तथा एस तरंगों के मिलने वाली छाया क्षेत्र के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का बाहरी हिस्सा द्रव अवस्था में है। मतलब पृथ्वी के अंदर की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, वो इन तरंगों के आधार पे ही यहाँ बताया गया है और इन तरंगों के आधार पे ही वैज्ञानिकों ने तय किया या जाना। अगला पॉइंट, इंडियन मानों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब ये देख लो क्रस्ट और मेंटल को। क्रस्ट में जो है मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। फिर जो है गुटेनबर्ग है, फिर लेमैन है, रेपेटी है, तो ये याद रख लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोनार्ड है, ठीक है, तो ये ध्यान देना। ये कहाँ का, देखो मेन जो मुख्य कौन कौन सा है, ये देखो मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी, ये क्रस्ट और मेंटल का जो एक जो रेखा बनाएगी क्रस्ट और मेंटल का वो मोहरविक हो गई, और मेंटल और कोर का जो बनाएगा वो गुटेनबर्ग हो गया। अब जो क्रस्ट में जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया, इसके बीच का एक पार्ट ये देखो डॉट 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 दिखाया गया है, इसको कोनार्ड कहा गया, ठीक है। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया, इसके बीच के जो दिखाया गया वो रेपेटी कहा गया, और कोर को भी 2 भागों में बांटा गया, इसको जो बीच में दिखाया गया इसे लेमन कहा गया, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, कोनार्ड और कोनार्ड हो गया, रेपेटी हो गया और लेमन हो गया।
और इसको दो मुख्य भागों में, मोरविक डिस्कंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग में। ठीक है, तो ये याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह हो सकता है क्रम वाइज भी देता है, अभी तक क्रम वाइज तो शायद नहीं पूछा है कभी, क्रम वाइज भी दे सकता है। मैक्सिमम तो यही पूछता है कि कौन सी परत में जो है ये कोनार्ड पाए जाते हैं, कौन सी परत में रेपुटी पाए जाते हैं, कौन सी परत में लेमेन पाया जाता है, कौन सी परत में गुटेनबर्ग और कौन सी परत के बीच मोरविक डिस्कंटिन्यूटी मिलती है। तो इसको बढ़िया तरीके से देख लेंगे, और ये दूरियां भी जो दे रखी हैं ये भी देख लेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं क्रस्ट, जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो कि सतह से लेकर 35 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी की सबसे कम घनत्व वाली परत है। इस परत का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम परत से हुआ है, सियाल से। ठीक है, इसलिए इस परत को सियाल परत कहा जाता है। घनत्व के आधार पर इस परत को दो परतों में विभाजित किया जाता है। पहला ऊपरी परत, क्रस्ट का ऊपरी भाग, जो कि सतह से लेकर 35 किलोमीटर गहराई तक स्थित है। यह परत मुख्य रूप से महाद्वीपों का निर्माण करती है। अगला पॉइंट, इस परत का निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट के चट्टानों से हुआ है। इस परत का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगला पॉइंट, निचली क्रस्ट। ठीक है, ये ऊपरी क्रस्ट के बारे में था, निचला क्रस्ट देखते हैं। यह परत 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर गहराई तक स्थित है। यह परत मुख्य रूप से महासागरों के तल का निर्माण करती है। इस परत का निर्माण बैसाल्ट के चट्टानों से हुआ है। औसत घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, इससे भी ध्यान देखेंगे। क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली संक्रमण परत को मोरविक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। अभी देखो हमने फिगर जो देखा था वही चीज है ये, यहाँ उसको शब्दों में लिख दिया है। क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली जो एक परत बनी हुई है संक्रमण परत, उसको मोरविक असंबद्धता कहते हैं। दूसरा मेंटल के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की दूसरी परत जो कि 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। इस परत का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है। ठीक है, क्रस्ट किससे था? सियाल से था। और मेंटल किससे हो गया? सीमा से हो गया। अगला पॉइंट है, इस परत का औसत घनत्व 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस परत का निर्माण मुख्य रूप से पेरिडोटाइट चट्टानों से हुआ से हुआ है। पृथ्वी का सर्वाधिक द्रव्यमान तथा आयतन इसी परत में स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान रखेंगे। इस परत का औसत घनत्व क्या हो गया? 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इस परत का निर्माण मुख्य रूप से पेरिडोटाइट चट्टानों से हुआ है। इस परत का क्रस्ट के बाद मेंटल पढ़ रहा है ना, तो मेंटल का बता रहा है ये। इसका अगला पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी का सर्वाधिक द्रव्यमान तथा आयतन इसी परत में स्थित है। अगला पॉइंट है, 100 से 200 किलोमीटर की गहराई के मध्य यह परत आंशिक द्रव अवस्था में मिलती है। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में क्या मिलती है? यह परत आंशिक द्रव अवस्था में मिलती है। मेंटल को कोर से अलग करने वाली जो संक्रमण परत होती है उसे हम गुटेनबर्ग कहते हैं। देखो पहले क्या हुआ, क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाले को मोरविक असंबद्धता कहा गया। फिर अब जो है मेंटल को कोर से अलग करने वाले को गुटेनबर्ग कहा गया। ठीक है, एकदम 2 बार सुन लोगे तो मुझे लग रहा है कुछ चीजें तो याद भी हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कोर। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत जो कि 300 किलोमीटर की गहराई से 6371 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। पृथ्वी की सर्वाधिक घनत्व वाली परत है ये। इस परत का निर्माण निकल व आयरन से हुआ है, इसलिए इसे नीफे परत कहा जाता है। तीनों परत हो गए। पहला क्या था? सियाल। दूसरा क्या था? सीमा। तीसरा क्या हो गया? नीफे। ठीक है, क्रस्ट बना है सियाल से, क्रस्ट मेंटल बना है सीमा से, और कोर बना है नीफे से। ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को। कोर को 2 परतों में विभाजित किया जाता है। पहला बाहरी कोर, आउटर कोर। यह परत 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की एकमात्र परत जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधिक तापमान के कारण इस परत में आवेशित कणों का निर्माण होता है, जिनके कारण यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। दूसरा, आंतरिक कोर 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि अत्यधिक दाब के कारण यह परत ठोस अवस्था में पाई जाती है।
भाई दाब यहाँ सबसे ज्यादा होगी, तो इसलिए ये परत जो है सॉलिड होती है। अगला पॉइंट है, इस परत का घनत्व 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अगला पॉइंट क्या है, ये देखो ट्रिक है याद करने का, उसे आप याद कर सकते हैं, या तो अभी मैंने बताया 2 बार पढ़ लोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। कोनार्ड, रेपेटी, गुटेनबर्ग और मोरविक, लेमन, जो भी चीजें हैं पूरा ये दिया हुआ है, सीएम राजेश गहलोत, यहाँ से इसको जोड़ के बनाया हुआ है, आप इसे याद कर सकते हैं। क्रस्ट मेंटल परत के मध्य संक्रमण परत क्या है, मोरविक डिसकंटिन्यूटी, मेंटल कोर के मध्य गुटेनबर्ग। ये तो मोटा मोटा हो गया, ठीक है। जो मेन 3 परत होंगे, क्रस्ट मेंटल कोर के बीच मोरविक और गुटेनबर्ग। फिर क्या है, अपर क्रस्ट, लोअर लिमिट, लोअर क्रस्ट, इसके बीच कोनार्ड हो गया। अपर मेंटल, लोअर मेंटल के बीच रेपेटी हो गया। आउटर कोर और इनर कोर के बीच लेमन हो गया। तो मतलब इस तीनों जो आपकी परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसको भी बांट दिया, इनको भी 2-2 भागों में डिवाइड किया, तो जो इसको भाग संक्रमण जो परत है वो क्या हो जाएगी, कोनार्ड, रेपेटी और लेमन। और जो मुख्य मुख्य जो परतें हैं उनको जो बांटा है वो 2 भागों में, एक मोरविक और एक गुटेनबर्ग। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए 2 स्केलों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। पहला रिक्टर स्केल, इस स्केल के माध्यम से भूकंप के दौरान उत्पन्न होने ऊर्जा को दर्शाया जाता है। यह एक मात्रात्मक स्केल है, यह एक लघुगणक स्केल है, अतः इस स्केल पर भूकंप की तीव्रता 1 इकाई बढ़ने पर उस भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। मर्केल स्केल के बारे में देखते हैं। यह एक गुणात्मक स्केल है जो कि भूकंप से हुए जान एवं माल की हानि को दर्शाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, चट्टाने। तत्वों के यौगिक से खनिजों का निर्माण होता है तथा खनिजों के यौगिक से चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए, तत्वों के यौगिक से क्या होगा, खनिजों का निर्माण होगा, तथा खनिजों के यौगिक से क्या होगा, चट्टानों का निर्माण होगा, ठीक है। ऐसे खनिज जिनमें तत्वों की सांद्रता अधिक पाई जाती है तथा जिनमें से तत्वों को आसानी से निष्कर्षित निकाला जा सके, वे खनिज अयस्क कहलाते हैं। अगला पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा मिलने वाले तत्व कौन से हैं, ये पूछता है। ये आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। ओसाल, इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म ओसाल, मतलब ओ से ऑक्सीजन, एस से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, ठीक है, एल से एल्युमिनियम। उसके बाद आयरन आता है। पूरी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाले तत्व, ये देखो, केवल ये क्या था, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में, सतह पर मिलने वाला, और ये पूरी पृथ्वी में क्या हो जाएगा, सबसे अधिक आयरन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया। अगला पॉइंट, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आग्नेय चट्टाने, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। आग्नेय चट्टाने, वे चट्टाने जिनका निर्माण लावा अथवा मैग्मा के ठंडे होकर ठोस होने से होता है, वे आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन्हें प्राथमिक चट्टाने भी कहा जाता है क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से होता है। मतलब आग्नेय चट्टाने, इसके बाद अवसादी, फिर रूपांतरित। तो अन्य जो चट्टाने भी होंगी वो कहीं ना कहीं इसी फेज से होकर गुजरती हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं, इसलिए इनका अपरदन बहुत धीमी गति से होता है। क्योंकि इनमें जो बहुत ज्यादा कठोरता होती है तो इसका अपरदन, मतलब इसका कटाव छटाव बहुत ही धीमी गति से होगा। इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाएगी, धात्विक खनिज अधिक पाई जाएगी। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये जितने पॉइंट है कथन कारण में पूछ सकते हैं, कूट में पूछ सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान से, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला पॉइंट है, अपने निर्माण के स्थान के आधार पर इन चट्टानों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, ठीक है, जिन आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। मतलब आग्नेय चट्टानों में भी 2 प्रकार से हो गए, एक तो अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। तो अंतर्वेदी के बारे में बता रहा है, आग्नेय चट्टान निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है, वे अंतर्वेदी चट्टानें कहलाती हैं। जो नीचे की तरफ जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है, सतह के नीचे निर्माण के कारण इन चट्टानों के निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है, जिस दौरान इन चट्टानों में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी होती है, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी होती है। अगला पॉइंट, ग्रेनाइट एवं पेरिडोटाइट अंतर्वेदी चट्टानों के उदाहरण हैं।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि अंतर्वेदी चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आपको याद होना चाहिए ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट। अगले पॉइंट पे आते हैं, बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान। अभी मैंने अंतर्वेदी पढ़ा, अब बहिर्वेदी पढ़ेंगे जो बाहरी की बात करेगा। इसमें कह रहा है कि जिन अग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है वे बहिर्वेदी चट्टानें कहलाती हैं। इसमें अगला पॉइंट है, इन चट्टानों का निर्माण तेज गति से होता है, इसलिए इनके क्रिस्टीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला पॉइंट, बेसाल्ट तथा एंडिसाइट चट्टानों का उदाहरण है। बेसाल्ट मतलब ये दोनों बता रहा है, इसका उदाहरण बेसाल्ट और एंडिसाइट चट्टान है, ठीक है। उसके ऊपर क्या था आपका, ग्रेनाइट चट्टान के बारे में बताया था, वो था आपका आंतरिक था और ये बाहरी हो गया। अगला जो आता है मेन चट्टान वो होता है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादों के जमा होकर ठोस होने से बनने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। क्लियर है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि अवसादों के जमा होने से जो ठोस में बन जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों को द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर, अगला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में यही चट्टानें पाई जाती हैं। अब ध्यान देना, अब ये भी ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन उठा के देखो यार, डायरेक्ट पूछा हुआ है और डायरेक्ट ऑप्शन में ही है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, ये कोमल चट्टानें होती हैं, कोमल होती हैं, चट्टानें कोमल होती हैं, इसलिए इनका अपरदन तेज गति से होता है। इनका अपरदन तेज गति से होगा क्योंकि कोमल होंगी, जबकि आग्नेय चट्टानें जो है हार्ड होती हैं, उनका जो है तेजी से अपरदन नहीं होता है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है अपरदन की। इन चट्टानों में जीवाश्म तथा जीवाश्म ईंधनों के बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर देख लें क्या क्या है चट्टान है, क्या क्या भंडार पाए जाते हैं। लाइम स्टोन, चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेल पीट, ठीक है, ये सारी चीजें अवसादी में मिलती हैं। कांतरी चट्टानें, अत्यधिक दाब तथा तापमान के कारण जब आग्नेय तथा अवसादी चट्टानें के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तब इनसे बनने वाली नई चट्टानें कांतरी चट्टानें कहलाती हैं। भाई जो भी अग्नेय अवसादी चट्टान है, भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, भौतिक रासायनिक मतलब सूर्य की रोशनी पड़ी, मतलब चट्टानें गर्म हुई, बारिश हो गई, उनमें चटकन आ गई, ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिस कारण उसमें टूट फूट की क्रिया होती है और वो जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। तो यही कांतरी चट्टान कह रहा है कि भौतिक और रासायनिक क्रिया के कारण जो है इनमें परिवर्तन होता है। क्लियर है। अब ये देखो दे रखा है, इस क्वेश्चन भाई पूछते ही जाते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर पड़ा तो मेटामॉर्फिक बन गया, ठीक है। वही आग्नेय चट्टान हो चाहे अवसादी चट्टान हो, जब दबाव पड़ा या टेम्परेचर ताप पड़ा तो किसमें चेंज हो गया, रूपांतरित में चेंज हो गया। अब इसमें देखो क्या क्या दे रहा है, रूपांतरित चेंज में ग्रेनाइट किसमें कन्वर्ट हो गया, नीस में, लाइम स्टोन किसमें कन्वर्ट हो गया, मार्बल में, सैंड स्टोन किसमें कन्वर्ट हो, क्वार्टजाइट में, सेल किसमें कन्वर्ट हो गया, स्लेट में, और पीट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिग्नाइट में, लिग्नाइट बिटुमिनस में, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट में, एंथ्रेसाइट ग्रेफाइट में, और ग्रेफाइट जो है डायमंड। ये जो बना हुआ फिगर इसे बड़ा ध्यान से पढ़ लेना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जितने भी ये नोट्स है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप, मुझे लगता है कि अच्छे खासे क्वेश्चन आप यहाँ से गेन कर सकते हो, तो प्लीज इसको आप पढ़ के जाओ, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये। इंडिया में बिटुमिनस को सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बिटुमिनस। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसके बारे में देख लेते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है, ये देखिए, अस्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और आंतरिक क्षेत्र। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्रस्ट मेंटल कोर, उसी को ये दूसरे रूप में बांटा गया है, ठीक है, इसको देख लेना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अस्थल मंडल की प्लेटों के निर्माण, विकास तथा प्लेटों के मध्य होने वाले सापेक्षिक गति के कारण उत्पन्न होने वाली भू आकृतिक परिघटनाओं जैसे महाद्वीपीय विस्थापन, भूकंप, ज्वालामुखी उद्भव, पर्वत निर्माण आदि को वैज्ञानिक रूप से समझा जाता है। मतलब ये सारी चीजें जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का बहुत बड़ा रोल है। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी का स्थल मंडल बहुत से भागों में बटा हुआ है। स्थल मंडल के यही भाग क्या कहलाते हैं, प्लेट कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, स्थल मंडल में कुल 6 प्रमुख प्लेट तथा 20 जो है लघु प्लेटों में बांटा गया है। स्थल मंडल को 6 प्रमुख प्लेटों में और 20 जो है छोटे प्लेटों में बांटा गया है। ये देखिए आपका पूरा वर्ल्ड का मैप आ गया यहाँ पे, और ये जो प्लेटें लिख रखी हैं, यूरेशियन, पैसिफिक, अफ्रीकन, नाजका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, तो ये आपको मुझे लग रहा है 6 दिख रहे होंगे।
यूरेशियन हो गया, पैसिफिक हो गया, नाजका हो गया, ठीक है, अफ्रीकन हो गया, और इंडो हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 6 7 8, ये देखो नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, ये सारे प्लेट है। सोमाली, अरेबियन, बर्मा, सुंडा, बिस्मार्क, फिलीपींस प्लेट, तो सारे प्लेट हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। आगे पढ़ते हैं स्टेनोस्फीयर के बारे में। पृथ्वी के दुर्बल मंडल में चट्टानों के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है। भाई जब दुर्बल मंडल, क्या है दुर्बल मंडल, जो है बहुत ही वो गर्म है, तो वहां जब चट्टाने जाती हैं तो पिघलेगा पिघलेगा तो मैग्मा निर्माण होगा, जो कि गर्म होने के कारण लिथोस्फीयर के चलना प्रारंभ करता है तथा उसमें संवहन धाराओं को जन्म देता है। कोई भी चीज जब गर्म होती है तो उसमें कोई ना कोई संवहन चीजें होंगी होंगी, ऊपर उठेंगी उठेंगी, वही चीज कह रहा है। यही धाराएं स्थल मंडल की प्लेट पर बल लगाती हैं तथा उनमें गति उत्पन्न करती हैं। ठीक है, स्थल मंडल की प्लेट पर क्या करेंगे, संवहन धाराएं ऊपर उठेंगी तो उनको बाहर निकलने के लिए कोई स्थान चाहिए, तो वो क्या लगाएंगी, बल लगाएंगी। अगला पॉइंट क्या है, भू आकृतिक दृष्टि से प्लेट के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं या फिर एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। 3 कंडीशन इसमें बता दी, या तो एक दूसरे से टकराएंगी, या एक दूसरे से दूर जाएंगी, या एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाती हुई चलेंगी। अगला पॉइंट है, इन प्लेटों की सापेक्षिक गति के कारण ही इन क्षेत्रों में बहुत से भू आकृतिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए प्लेट विवर्तनी के अंतर्गत प्लेट किनारों का ही अध्ययन किया जाता है। किनारों पर होने वाली सापेक्षिक गति के आधार पर प्लेट किनारों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, अभिसारित प्लेट किनारे, दूसरा क्या है, अपसारित प्लेट किनारे, तीसरा क्या है, संरक्षित प्लेट किनारे। अभिसारित कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब एक दूसरे से लड़ रही हैं 2 प्लेटें। डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं 2 प्लेटें। संरक्षित कंजर्वेटिंग मतलब एक दूसरे से रगड़ खाते हुई प्लेटें निकल रही हैं। ये 3 स्थिति होती है 2 प्लेटों के बीच की, या तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी, या तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, या दोनों एक दूसरे से रगड़ खाती हुई आगे निकल जाएंगी। ये 3 कंडीशन होती हैं जो कि हम आगे डिफाइन करने वाले हैं। अविचारित प्लेट किनारा, कन्वर्जिंग प्लेट किनारा, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। ठीक है, ये देखिए फिगर दिया हुआ है, कन्वर्ज कैसे कर रही है। इन प्लेट किनारों पर 2 स्थलमंडलीय प्लेटों का अभिसरण होता है। अभिसरण के दौरान भारी प्लेट इनकी प्लेट के हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। वेरी सिंपल सी बात है, जो भारी प्लेट होगी और जो हल्की प्लेट होगी, जब दोनों टकराएंगी, जो हल्की प्लेट होगी वो भारी प्लेट के नीचे जो है अंदर की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो महासागरीय प्लेट क्या होती है वो, और महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के, जो महासागरीय प्लेट के जो है उसके नीचे चली जाती है महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है ना, क्योंकि महासागरीय प्लेट जो है वो भारी होती है। विचरण के दौरान भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। अच्छा, जहाँ से धंसती है और जहाँ रगड़ खाती है उसी को हम बेनी ऑफ जोन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, जिस क्षेत्र में प्लेट धंस रही होती है उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं। अधिक तापमान के कारण प्लेट का धंसा हुआ भाग पिघल जाता है, जिससे प्लेट का ह्रास होता है, इसलिए इन प्लेट किनारों को विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि वो अंदर की तरफ जाएगा और जहाँ जो है बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र मिलेगा, अधिक तापमान मिलेगा, वहाँ उसे पिघलना ही पिघलना है। तो वही कह रहा है, इसलिए इन प्लेट किनारों को विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, जब वो वहाँ जहाँ वो धंसती है, जहाँ वो टकरा के अंदर की तरफ जाती है। इन प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप, विस्फोटक, ज्वालामुखी उद्भव, गलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब सिंपल सी बात है, मान लो 2 प्लेट टकरा रही हूँ, 2 प्लेटें अपने घर में देख लो यार, 2 प्लेट टकराओ, 2 प्लेट टकराओगे तो वो जो स्थिति होगी बहुत भयावह होगी। इस प्रकार सोचो, बहुत बड़ा पूरा जो तुम्हारा एक महाद्वीप है, एक प्रकार का प्लेट ही है, जब एक दूसरे से महाद्वीप महासागर टकराएंगे तो क्या स्थिति हो सकती है। वही है, उस समय भूकंप बहुत तेज आते हैं, या ज्वालामुखी जब उद्भव होता है तब भी भूकंप आता है, और इससे जो है वलित पर्वतों का निर्माण भी होता है, जो कि हमारा सबसे जीतता जाता नमूना कौन सा है, हमारे भारत का हिमालय एक प्रकार का वलित पर्वत है। अगला पॉइंट है, प्लेटों की प्रकृति के आधार पर इन प्लेटों के किनारों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मतलब जब महाद्वीपीय जो है अभिसरण होता है इन प्लेट किनारों पर, 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है, उच्च तीव्रता के भूकंप उत्पन्न होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब दोनों महाद्वीप ही टकराएंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा भूकंप इसी समय आएगा। बृहद वलित पर्वतों का निर्माण भी होता है इसी समय। विस्फोटक ज्वालामुखी का निर्माण इसी परिस्थिति में होगा जब दोनों प्लेटों के मध्य जल स्रोत स्थित होंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसको पढ़ लेना आप लोग। आगे चलते हैं, ये कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। ठीक है, ये देखो, ये जो पॉइंट है बताया हुआ है कि अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो माउंट एटना, माउंट स्ट्रेम्बोली, इस प्रकार के माउंट
जो है वो इनका निर्माण हुआ, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल ओशनिक, अब ये देखो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का जब क्या होता है, अभिसरण होता है। 3 प्लेट किनारों पर महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट का अभिसरण होता है तथा महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है। जो महासागरीय प्लेट होती है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है, ठीक है। इन प्लेटों में उच्च तीव्रता के भूकंप, विस्फोट, ज्वाला मुखी तथा वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इन किनारों पर महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। अब इसमें देख लो, नाजका प्लेट, अमेरिकन प्लेट, एंडिस माउंटेन, एंडिस पर्वत जानते हो ना, वही है। अब देखो वॉल्केनो इरप्शन भी हुआ, कौन सा, कोटोपैक्सी, चिम्बराजो और अकानकागुआ, ठीक है। पैसिफिक प्लेट है, अमेरिकन प्लेट, रॉकी माउंटेन, ठीक है, माउंटेन हुड, माउंटेन सस्ता, माउंटेन रेनियर, ठीक है। ओशनिक जब महासागरीय अभिसरण होता है तब क्या होता है, इन क्षेत्रों में महासागरीय प्लेट का अभिसरण होता है। इन प्लेट किनारों पर होने वाले ज्वालामुखी उद्भव से निकलने वाले लावे को ठंडे होने से द्वीपीय चापों का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखो पूछ सकता है कि द्वीपीय चापों का निर्माण कब होता है, तो जब महासागरीय प्लेट जब टकराती हैं तब जो है द्वीपीय चापों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, इन क्षेत्रों में महासागरीय गर्तों का निर्माण भी होता है। अगला पॉइंट, इन क्षेत्रों में उच्च ऊर्जा के भूकंप तथा विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। तो फिलीपाइंस प्लेट और पैसिफिक प्लेट समझ लो टकराएगी तो क्या स्थिति होगी। अब सारी प्लेटें, अपसरित प्लेटें, डाइवर्जिंग प्लेट, ये देखो डाइवर्जिंग प्लेट दिखा रहा है। इन प्लेट की नाव पर 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, जिसके कारण अपसारित प्लेट की नाव का निर्माण होता है। प्लेटों के अपसरण से प्लेटों के मध्य भ्रंश का निर्माण होता है, जिससे फिर ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। तीसरा पॉइंट, इस ज्वालामुखी उद्भव की तीव्रता मध्यम से निम्न होती है। अगला पॉइंट, इस ज्वालामुखी उद्भव से निकलने वाले लावा के ठंडे होने से नई क्रस्ट का निर्माण होता है, इसलिए रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है, इन क्षेत्रों में मध्यम से कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लेट किनारों पर समुद्रों में कटकों का निर्माण होता है, जो कि मध्य महासागरीय कटक कहलाते हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर के मध्य मिलने वाले मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई 14,000 किलोमीटर तथा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आप अटलांटिक महासागर देख रहे होंगे, इसमें जो है एक यूरोप वाला हिस्सा दिख रहा होगा और अमेरिका वाला हिस्सा दिख रहा होगा। तो देख रहे हो अपसरण कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ये बहुत सारे कटकों का निर्माण हुआ, जिसे जो है अटलांटिक कटक कहते हैं। और इसका जो क्षेत्र है 14,000 किलोमीटर का है और ये लगभग एस आकार का दिखता है, ठीक है, एस आकार का। अगला पॉइंट, संरचित प्लेट किनारे। इन प्लेट किनारों पर ना तो प्लेट का अभिसरण होता है ना ही अपसरण होता है, बल्कि दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, ठीक है ना। न तो एक दूसरे से टकराएंगी न तो एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये क्या होगा, एक दूसरे से मतलब रगड़ खाती हुई निकल जाएंगी, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में प्लेटों की गति के कारण भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे ही क्षेत्रों में क्या होगा, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। मध्यम से निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं, प्रायः ज्वालामुखी उद्भव नहीं देखे जाते हैं। ये ज्वालामुखी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। विश्व के 3 क्षेत्र जहां ज्वालामुखी उद्भव भूकंप देखे जाते हैं, सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्भव, ठीक है ना। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड ओशनिक बेल्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रशांत जो है वहां आते हैं भूकंप, ओके। अब ये जलवायु विज्ञान पे हम आ गए। अभी तक जो हमने पार्ट पढ़ा है इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपको क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कम से कम, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब ये जलवायु विज्ञान की शुरुआत हम कल करेंगे। आज के लिए से बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।